सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जैस्मिन ज़ेवियर। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 12। अभी तक हमने देखा व्हाट इज़ मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, देखा पीसीआर का मैकेनिज्म देखा हमने। अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा, ट्रेडिशनल और मॉडल बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम देखेंगे मेथोडोलॉजी फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। फर्स्टली मेथोडोलॉजी का फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, हम डिजायर जीन का आइसोलेशन करते हैं और वही डिजायर जीन जो उसको प्यूरिफाइड करते हैं और देन उसको हम क्लीव करते विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करने के बाद हम उसको वही डीएनए को हम क्या बोलेंगे, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो डीएनए को कट करते हैं एट अ स्पेसिफिक साइट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ये जो डीएनए है हम उसे क्लीव करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को, जिसके पास स्टिकी एंड बल्की एंड्स होते हैं। ये टू जो एंड है ये इंपॉर्टेंट एंड होते हैं। एंड बाद में जो ये डीएनए फ्रेगमेंट है इसको हम डिजायर जीन, जो डिजायर जीन है, जो डीएनए फ्रेगमेंट को हमने जो क्लीव किया था उसका जो डिजायर जीन है, हम उससे क्या करते हैं, सेलेक्ट करके उसको क्लोनिंग के लिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। उसे ही हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब इंसर्शन ऑफ डिजायर फॉरेन जीन, अब हमें जो फॉरेन डीएनए मिला, अब हम वो फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे या इंसर्ट करेंगे। अब ये क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या हो सकता है, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरियोफाज हो सकता है, लैम्ब्डा फेस हो सकता है, M13 हो सकता है। ठीक है। यूजुअली हम PBR32 यूज करते हैं। अब प्लाज अब ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वेक्टर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो वेक्टर ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। ठीक है। अब ये जो उसके बाद में हम उससे क्या करते हैं, जो वेक्टर डीएनए होता है प्लाज्मिड के अंदर उसे हम वापस से क्लीव करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में उसको द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए, जो वेक्टर डीएनए है जिसको हमने क्लीव किया है, और फॉरेन डीएनए को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और कैमेरिक डीएनए। ठीक है। यहाँ पे उसका आप देख सकते हैं, ये जो उसका डायग्राम यहाँ पे दिया है, उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे है। सबसे पहले हमने देखा था कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, फिर उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करना, उसके बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम से उसकी ज्वाइनिंग ऑफ टारगेटेड डीएनए एंड क्लोनिंग करना। नेक्स्ट है कि उनको इंट्रोड्यूस करना बैक्टीरियल होस्ट सेल में। उसके बाद में जो होस्ट सेल है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है, और बाद में एडिटिफिकेशन एंड सिलेक्शन करता है। एंड देन सेल जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, एंड जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम क्लोन जीन। ठीक है। Now the next is outline of the transfer of recombinant DNA into suitable competent host or cloning ऑर्गेनिज्म। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है हम उसको क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट होस्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब उसको हम विद द क्या, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब ट्रांसफॉर्म हम एक बैक्टीरियल सेल्स में कर रहे हैं, तो वो किससे हेल्प लेता है या फिर उसको असिस्ट किससे होता है, बाय डाइवेलेंट Ca2+ आयंस। ठीक है। कैल्शियम 2+ आयन जो है, डाइवेलेंट कैल्शियम 2+ आयन, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। और यूजुअली जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो हम यूज़ करते हैं इकोलाई एंड एगरोबैक्टीरियम टूमीफेनस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब हमें क्या करना है, जो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल है उसका सिलेक्शन करना है। तो यूजुअली हमें पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो टू टाइप के होते हैं, एक ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट पॉपुलेशन देता है हमें, या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट पॉपुलेशन देता है हमें। हमें क्या चाहिए, इन सबको सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए होता है, मतलब मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड चाहिए होता है हमें। तो वो
वो उसका एग्जाम्पल क्या है, PBR32 प्लाज्मिड वेक्टर कंटेन डिफरेंट जीन ऑफ मार्कर। स्पेशली हम PBR32 प्लाज्मिड वेक्टर कंटेन करते हैं क्योंकि उसके पास डिफरेंट मार्कर जीन्स होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। अब ये जो होस्ट सेल होता है वो वो क्या करता है, वो होस्ट सेल का सेपरेट होता है बाय सप्रेक्शन होता है बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या करता है, डायरेक्टली रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होता है उनका एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनटू डिजायर प्रोडक्ट मतलब जब हमारे ये सारे स्टेप हो जाते हैं तो लास्ट का स्टेप होता है कि वो एक डिजायर प्रोडक्ट हमें उसका एक्सप्रेशन या फिर उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। वो डिजायर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जैसे अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक या फिर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड, सॉरी बहुत सारे मतलब बहुत सारे ये प्रोडक्ट देता है हमें, जैसे कि इंसुलिन हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जो लास्ट स्टेप है उनकी वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है, सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर से हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट आउट एंड प्यूरिफाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारे बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो हम वो देखिए कि हम किस किस में उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। सो ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया। ये एनीमिया के लिए हम कौन सा प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज करते हैं, इरिथ्रोप्रोएटिन यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर के लिए हम इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस यूज कर सकते हैं। डायबिटीज इज वेरी कॉमन डिजीज, उसके लिए हम इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इंसुलिन यूज कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन जो है तो सबसे फर्स्टली आता है, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन जो है ये पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और जो इंसुलिन का काम क्या होता है ह्यूमन के अंदर, कि शुगर लेवल को कंट्रोल करना, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होती है उसे कंट्रोल करना होता है। पर अगर हमारे अंदर डायबिटीज हुआ और इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, वही इंसुलिन हम क्या करेंगे, ऐसा डिजा एक जीन लेंगे या फिर डीएनए सीक्वेंस लेंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और उसको ही हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम यूजुअली इकोलाई लेते हैं और फिर बाद में क्या करेंगे, वही इकोलाई जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन करना चालू करेगा। अब वो इंसुलिन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द डायबिटीज पेशेंट, टू ट्रीट द डायबिटीज पेशेंट। नेक्स्ट है वैक्सीन प्रोडक्शन। अब ऐसी जैसा हमने इंसुलिन प्रोडक्शन किया वैसे हम वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते। बैक्टीरियल वैक्सीन होते, वायरल वैक्सीन होते हैं, या थेराप्यूटिक्स होते हैं। थेराप्यूटिक्स मतलब पेन किलर्स वगैरह, या फिर हम एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ओरल वैक्सीन होते हैं। ओरल वैक्सीन जो यूजुअली इडिबल वैक्सीन होते हैं जो हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हमें, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो गए, या फिर हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इट्स नथिंग बट कि ये क्यों यूज़ कर सकते हैं हम जीन थेरेपी, ये क्या होता है, ये हम डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई डिजीज़ है हमें, और वो तो फिर वो डिजीज़ को हम कैसे कर सकते हैं ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो डिजीज़ हुआ है हमें तो वो जो जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे या फिर उसको अल्टरिंग करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा, और वो जो डिजीज़ है उसका ट्रीट हो, मतलब जो डिजीज़ है वो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट होना उसके आप हमारे अंदर वो स्टार्ट होगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जिसकी हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। वो है सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैला थैलासेमिया हो गया, साइटिक फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसको जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में यूजुअली हम क्या क्या कर सकते हैं,
रिप्लेस कर सकते हैं हम मिसिंग और डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम बैक्टीरियल और वायरल जीन को यूज़ कर सकते हैं एज अ वैक्सीनेशन। हम या फिर बहुत सारे हम चीज़ें ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम सप्लाई ऑफ जीन कर सकते हैं फॉर वायरल रिप्लिकेशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम जीन थेरेपी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी। अब इसके दो फॉर्म है जीन थेरेपी के। एक है जर्म लाइन थेरेपी हो जीन थेरेपी है, जिसके अंदर हम जो जीन होता है हमारा मॉडिफाइड जीन, उसको हम क्या करते हैं स्पर्म या एग के अंदर या अर्ली एम्ब्रियोस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फेदर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन सेल थेरेपी में क्या करते हैं हम, जो जीन होता है तो या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट जो जीन होता है, हम उसको क्या करते हैं सोमैटिक सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बोन मैरो सेल हो गया, हेपेटिक सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियम हो गया। ठीक है, और हम फिर उसका फेदर यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म मतलब एक एखादे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आधा जीन इंसर्ट करना, या फिर उसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको मॉडिफाइड करना विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन लेबोरेटरी। ठीक है, जैसे कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यूज कर सकते हैं, एनिमल यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे? वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न, पोटैटो। अगर हम प्लांट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, हम ट्रांसजेनिक प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें जो वैरायटी से वो ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी, और जो उनकी क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है हमारे फूड की, तो वो भी हमें अच्छी मिलेंगे। नेक्स्ट है ये एडवांटेज क्या होते हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट्स के, कि इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि हमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली पेस्ट रेजिस्ट खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, बैसिलस थोरनजेनेसिस, ये जो बैक्टीरिया है इसमें से हम एक ऐसा, ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, तो हम इसमें का वो जीन लेंगे, आइसोलेट करेंगे जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, और हम क्या करेंगे हमारे कॉटन के प्लांट में इंसर्ट करेंगे। सो ऑटोमेटिकली वो इंसेक्ट वो जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा, कि हमें उसको डायरेक्टली पेस्टिसाइड करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटीज। मतलब अब हमारे पता है हमें कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हम गोल्डन राइस यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्रॉप्स होते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स गोल्डन राइस के, जिसके अंदर विटामिन ए होता है। तो हमें पता है कि अगर हम गोल्डन राइस कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर कभी भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं हमारे? बस्टिंग ऑन सॉफ्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल हो सकता है, या फिर ओवर रैपनिंग हो सकता है, लॉस ऑफ फेवर एंड ऑर्डर्स हो सकते हैं फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। तो इनको भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स से हम क्या करते हैं ओवरऑल कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर वो जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटोज यूज़ कर सकते हैं इसमें, बहुत सारे फ्रूट्स में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइपनिंग फ्रूट्स में। प्लांट्स एज फैक्टर, अब हमें पता है ये जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बायो फार्मास्यूटिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि केमिकल हो गया, परफ्यूम हो गया। ये सारे प्लांट्स हमें फार्मास्यूटिकल चीज़ें जैसे कि वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, तो हम इनसे ये सारे चीज़ें भी ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये हम डिजीज फाइट करने के लिए हमें हेल्प करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हमें इन्फेक्शंस एजेंट्स फाइट करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि एचआईवी हो गया, रेस्पिरेटरी एनालिटिकल वायरस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो एडिबल वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये प्लांट्स में आते हैं, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, बनाना, सोयाबीन। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इडिबल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें हेल्प करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और हम उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं वो वैक्सीन को। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमें क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम माइस, रैट, रैबिट, शिप, पिग, काउ, फिशेस, बहुत सारी चीज़ों को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्टली यहाँ पे इन्होंने दिया है ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। हमें पता है माइस का और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूजुअली 96% सिमिलर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइस का यूज़ कर सकते हैं हम कैंसर रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स यूजुअली अगर हम देखें काऊ, तो काऊ हमें 2000 to 3000 लीटर ऑफ मिल्क देती है पर ईयर। पर अगर हम वहाँ पे अगर हम ट्रांसजेनिक काव लेंगे जैसे कि होल्स्टीन काव, तो ये हमें क्या करेंगी 6 to 8 लीटर मिल्क देंगी पर ईयर। ठीक है, तो और इसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है मिल्क की वो भी ज़्यादा अच्छी देंगी विद द लो प्राइस। ठीक है, लो कॉस्ट। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन। ट्रांसजेनिक कैटल फूड प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है जो कैटल का मिल्क होता है उसमें क्या होता है, ये 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बोविन बीटा एंड कैफाकेजिन। सो ये जो ट्रांसजेनिक कैटल होता है इसके अंदर 8 to 20% ज़्यादा इंक्रीज या फिर ज़्यादा मात्रा में ये एंजाइम पाया जाता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरापेटिकल प्रोडक्शन। अब ट्रांसजेनिक जो कैटल्स होते हैं ह्यूमन, तो वो हमें थेरापेटिकल प्रोडक्शन जैसे कि वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया या फिर पेन किलर्स, ये भी वैक्सीन जो है इसमें से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, ह्यूमन लैक्टोफिरिन हो गया जो हम उस ट्रांसजेनिक कैटल से ले सकते हैं, ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम ट्रांसजेनिक कैटल से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसजेनिक शिप। अब ट्रांसजेनिक शिप को हम क्यों यूज़ करते हैं कि बिकॉज ऑफ कि उसका जो मिल्क है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, या फिर उसका जो फुल है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उनकी क्वांटिटी अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए हम ट्रांसजेनिक शिप जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पिग। ट्रांसजेनिक पिग जो है हम ये यूजुअली हमें पता है जो पिग होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो सिमिलर टू द ह्यूमन हार्ट होता है, तो हम जो पिग होते हैं ट्रांसजेनिक पिग उसको हम हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक फिशेस में आते हैं एटलांटिक सैल्मन, कैटफिश, गोल्डफिश, टेला तिलैपिया, ज़ेब्रा फिश, ये सारे फिशेस इसमें ट्रांसजेनिक फिश में आते हैं। अब ये फिश भी हम अलग अलग प्रोटीन आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक चिकन। ट्रांसजेनिक चिकन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं हमें पता है, क्योंकि एग का और मिल्क सॉरी मीट क्वांटिटी जो है एग चिकन की वो अच्छी हो, इसलिए हम ट्रांसजेनिक चिकन भी यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट है इनका बायो इथिक्स, बायोप्रेसी एंड बायो पेटेंट। अब हम इनको देखेंगे ये क्या होता है। बायो इथिक्स मतलब यूजुअली ये मॉरल ड्यूटी होते हैं, सोशली जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे मॉरल ड्यूटी या हमारे जजमेंट जो भी चीज़ें ये होते हैं रिलेटेड, इसको हम बायो इथिक्स बोलते हैं। यह बायो इथिक्स में मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें आते हैं जो मतलब हम इथिक्स पे, मतलब बायो एथिक्स मीन्स इट्स अ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, या फिर हम ह्यूमनली मतलब सोशलिकली जो जजमेंट करते हैं हम, मॉरल ड्यूटीज होते हैं हमारे, उसको हम बायो एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है उसमें क्या है कि व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। मतलब बायोएथिक्स में हमें क्या देखना है, या फिर ये लोग क्या देखते हैं कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बायोएथिक्स का काम है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमने अभी ऊपर देखे, तो इनको हम यूज़ करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स को कितना यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये सब बायोएथिक्स का काम है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द एनवायरनमेंट। अब
हार्बिसाइड्स यूज एंड रजिस्टर्स। अब हमें पता है हार्बिसाइड्स जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, ये ऐसे जो स्पेसिफिक हार्बिसाइड्स में जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, या फिर अब आपने पता होगा आपको कि क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स के आजू बाजू बहुत सारे ऐसे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं जिसे हम वीड्स बोलते हैं, वो वीड्स हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम जो हार्बिसाइड्स है वो यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स की जगह, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली अ, जो हर्बिसाइड्स हमें नहीं चाहिए उसका वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल खुद ही करता है, या उसे रजिस्ट वो खुद ही करता है वो प्लांट। इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पेसिस। अभी हमें पता है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जो अनटारगेटेड स्पेसिस होते हैं उस पे भी वो लोग मतलब वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अनटारगेटेड स्पेसिस, ठीक है। जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो फिर हम इसलिए क्या करते हैं, जैसे कि बीटी कॉर्न हो गया ये सब, या फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाई जो क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई एनिमल्स होते हैं, ये इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन हेल्थ में हम देखेंगे तो फर्स्ट है एलर्जी। हमें पता है कि हम मॉडिफाइड जो प्लांट्स के फ्रूट या मीट या फिर मिल्क जो हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोई भी हमें ऐसा इफेक्ट हो सकता है जो हमारे अंदर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस हो। या फिर न्यू प्रोटीन हमें, अब हम जब जेनेटिकली मॉडिफाई कोई क्रॉप्स कर रहे हैं या प्लांट कर रहे हैं या कोई एनिमल कर रहे हैं तो उसका क्या है, बहुत सारे न्यू न्यू प्रोटीन जो है उसमें भी फॉर्म होते हैं। अब ये न्यू न्यू प्रोटीन को कंज्यूम करना इट्स नॉट मतलब ये बहुत इजी नहीं है, कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स में भी मतलब हमें पता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर की जो न्यूट्रिशन होते हैं तो वो हमारे कभी कभी हमारे इम्यूनोलॉजी सिस्टम को भी रजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोपेटेंट एंड बायोप्रेसी। अब ये बायोपेटेंट क्या होता है, बायोपेटेंट हमें पता है कि बायोपेटेंट इज नथिंग बट ये एक ह्यूमन राइट होता है। पेटेंट मीन्स इट्स ह्यूमन राइट, एंड बायोपेटेंट जो भी बायोलॉजिकली जिसको पेटेंट मिला है उसको हम बायो पेटेंट कहते हैं, ठीक है। सो इसमें थ्री चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने कुछ इन्वेंट किया है तो उसे क्या है मिलता है, पेटेंट मिलता है, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायो पेटेंट में। वो होता है फर्स्ट है नोवेलिटी, कि अगर कोई कोई चीज़ इन्वेंट कर रहा है तो उसके अंदर कोई नोवेलिटी चाहिए, मतलब कोई नयापन चाहिए। जो हो चुका है पिछले बार इन्वेंट करना वो चीज़ के ऊपर पैटर्न नहीं देते। नेक्स्ट होता है नॉन ऑब्वियसनेस, कि उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं चलना चलना चाहिए। एंड लास्ट होता है यूटिलिटी। सो यूटिलिटी मतलब वो उसको फ्यूचर में यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बायोप्रेसी। अब बायोप्रेसी क्या होता है, आर दोज हु डू नॉट किल बट स्टिल द पैटर्न। जो पैटर्न का मिसयूज करते हैं उनको हम बायोप्रेसी बोलते हैं या बायोप्रैट्स बोलते हैं, ठीक है। सो बायोप्रैट्स का बहुत सारे लोग जो है या फिर ये वो मिसयूज करते हैं, मतलब पैटर्न का मिसयूज करते हैं। अब इंडिया में यूजुअली जो एग्जांपल है वो है पेटेटिंग ऑफ नीम। जो नीम है ये हमें पता है, नीम हो गया, या फिर पेटेनिंग ऑफ बासमती हो गया, या हल्दी बायोप्रेसी, ये सब जो है ये इंडिया के प्रोडक्ट्स है। पर इनको भी हम इनके लिए भी अगर ये बायोप्रेसी में है तो इनका भी मिसयूज ऑफ पैटर्न हो सकता है या हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया है। अब ओवरऑल हमें ये पता है कि हम मॉडल बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बहुत सारे चीज़ें जो कर सकते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर कभी कभी बहुत ही कम परसेंट में ये हम हमारे लिए मतलब हार्म भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी आई होप हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया और आप सबको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।